हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एनसीएल स्टाफ नर्स की जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी आई है उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो पिछली बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो जाके आप वो भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। और डेली यहाँ पे लाइव क्लासेस जो है वो आपकी चल रही हैं, तो डेली क्लास को जरूर देखिएगा, तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे एमसीक्यू की इस सीरीज को। और हम लोग, आपको पता है कि ऑपरेटिव ओबीजी का पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया था, ये पार्ट 2 है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट, सिजेरियन सेक्शन, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पूरा ये क्लास जरूर अटेम्प्ट करनी है। तो ये किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, नॉट अ सिंगल एग्जाम, किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास आपके यूजफुल रहेगी। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपने मैसेज आ रहे थे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाओ मैम, तो हिंदी इंग्लिश दोनों आपके लिए है, डोंट वरी। तो आप आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। इपिजियोटोमी हैज टू बी डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या नन ऑफ दिस। इपिजियोटोमी किस चरण के दौरान की जानी चाहिए? प्रसव का पहला चरण, प्रसव का दूसरा चरण, प्रसव का तीसरा चरण, या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिएगा। पहले भी मैं बता चुकी हूं आपको इपिजियोटोमी के बारे में, तो आपको अब बार बार ये चीज हम लोग आपको पता होनी चाहिए अब कि हाँ जी इसमें ये चीजें होती हैं और पर्टिकुलर इपिजियोटोमी में ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है। ठीक है, तो इपिजियोटोमी सबसे पहले तो कब परफॉर्म करते हैं? तो लेबर के टाइम पे परफॉर्म करते हैं। करते कब है? तो बिफोर क्राउनिंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। कब परफॉर्म करते हैं? तो बिफोर क्राउनिंग। यानी क्राउनिंग का मतलब होता है जब बच्चे का हेड जो है वो वल्वल आउटलेट पे आ जाता है, उससे जस्ट पहले क्या करते हैं? इपिजियोटोमी को परफॉर्म करते हैं। मोस्ट कॉमन इपिजियोटोमी कौन सी है? तो आपको याद रखना है मीडियो लेटरल इपिजियोटोमी मोस्ट कॉमन, और ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में इसको परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, प्रसव का दूसरा चरण, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। फोर्सेप डिलीवरी इज डन इन ऑल एक्सेप्ट मेंटो पोस्टीरियर, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, आफ्टर कमिंग हेड, या मैटरनल हार्ट डिजीज। फोर्सेप द्वारा प्रसव निम्न में से किस में नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। यहाँ पे आप आंसर करिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एक्सेप्ट पूछा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं किया जाता है किसमें? हम फोर्सेप डिलीवरी का यूज नहीं करते हैं। कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि फोर्सेप डिलीवरी के अंदर पाइपर फोर्सेप, रिग्लिस फोर्सेप, ठीक है, किलैंड फोर्सेप, फर्ग्यूसन फोर्सेप, इन सभी का जो है वो यूज ऑब्स्टेटिक में किया जाता है। फोर्सेप डिलीवरी जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जब होता है उस टाइम पे अगर हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई कार्डियक पेशेंट है जो मदर है वो तो अच्छे से पुश नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम फोर्सेप डिलीवरी का यूज करते हैं। उससे होने वाली इंजरी के बारे में भी मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, तो जाके एक बार देख लेना, क्लास एक दूसरे से कोरिलेट रहती हैं क्लासेस, इसीलिए आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपका ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर करेंगे फोर्सेप डिलीवरी इज डन इन ऑल एक्सेप्ट, उसमें मैंने बताया था आपको किस किस में यूज करते हैं फोर्सेप डिलीवरी। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसमें नहीं करते हैं? तो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट अगर है तो करना पड़ता है। आफ्टर कमिंग हेड कल मैंने बताया था करते हैं। मैटरनल हार्ट डिजीज है तो भी करते हैं, लेकिन मेंटो पोस्टीरियर अगर है, आपने सुना होगा सबसे बड़ा डायामीटर 14 सेंटीमीटर का होता है मेंटो पोस्टीरियर। ठीक है, तो अगर बच्चा ही पहले आ रहा है, इस तरीके का पोजीशन है,
तब आप उसको, क्योंकि फोर्सेप अप्लाई करने के लिए भी बच्चे का हेड वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, क्योंकि फोर्सेप हम अप्लाई कैसे करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए फिर वो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के लिए प्रेजेंटिंग पार्ट वो होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मेंटो पोस्टीरियर में हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। याद रखना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। मेंटो पोस्टीरियर में हम जो है वो फोर्सेप डिलीवरी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट इज इन कैटेगराइज्ड एज एन ऑब्स्टेटिक फोर्सेप। उस उपकरण की पहचान करें जो प्रसूति फोर्सेप के रूप में वर्गीकृत नहीं है। यानी कि इसमें भी वही चीज बताना है आपको कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लेबर या सिजेरियन सेक्शन में हम यूज नहीं करते हैं, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, किलैंड फोर्सेप, ब्रिग्स फोर्सेप, रिगलिस फोर्सेप या हैग फर्ग्यूसन फोर्सेप। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, कल भी बताया था। तो आंसर करेंगे क्या, राइट आंसर यहां पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। तो देखिए यहाँ पे आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो इंस्ट्रूमेंट के नाम लिए, अगर आपको याद रहे तो आपको याद होगा, मैंने किलैंड फोर्सेप का नाम लिया जो कि यूज किया जाता है लेबर के टाइम पे, ऑब्स्टेटिक के टाइम पे। ठीक है, रिगलिस फोर्सेप छोटी स्मॉल फोर्सेप होती है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। फर्ग्यूसन फोर्सेप का भी करते हैं। उसके अलावा एक पाइपर फोर्सेप भी आती है, कल बताया था इसके बारे में, क्या पाइपर फोर्सेप, इसका भी यूज करते हैं। लेकिन ब्रिग्स फोर्सेप का यूज ऑब्स्टेटिक में या चाइल्ड बर्थ में इसका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एनसीएल की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टाफ नर्स की क्रैश कोर्स अवेलेबल है, अभी भी ऑफर में लगाया हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो और भी बेहतर तरीके से करें। प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पर ही अवेलेबल है। तो जल्दी से हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए हमें, प्लस आप किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। प्लस डाउट अगर आपको कुछ है तो आप सॉल्व करने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। कोई मेंटोरशिप चाहिए तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो किरोशा एकेडमी टिल सिलेक्शन आपके साथ में है। सो आप पढ़ना बस शुरू कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे, फेलियर टू डिलीवर द फीटल हेड डिस्पाइट प्रॉपर फोर्सेप एप्लीकेशन raises suspicious of incoordinate uterine contraction, constriction ring, spastic lower uterine segment या cervical dystocia। हिंदी में सही तरीके से फोर्सेप लगाने के बावजूद शिशु के सिर का प्रसव न होने पर किस बात का संदेह होता है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है। आई होप आपको इजीली क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो बस आप आंसर करिए, व्हाट इज द करेक्ट वन। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर करना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, फेलियर टू डिलीवर द फीटल हेड डिस्पाइट प्रॉपर फोर्सेप एप्लीकेशन। प्रॉपर फोर्सेप एप्लीकेशन के बाद भी अगर बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो इसका ये रीजन होता है कि जो यूट्राइन मसल्स जो होती हैं वो फॉल्स रिंग बना देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो डिसेंट होना चाहिए बच्चे का, आपको पता है थ्रू आउट द लेबर डिसेंट वाला प्रोसेस चलता है, तो वो नहीं हो पाता है। तो किसकी वजह से नहीं हो पाता, बच्चे की डिलीवरी लेट होगी या पॉसिबल नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो जाता है, तो ये सिचुएशन होती है। क्या इस रिंग जो बनती है, जो यूट्राइन मसल के द्वारा बनाई जाती है, उस रिंग को बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। ठीक है, फिर डिलीवरी में दिक्कत आती है, तो बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, जिसको संकुचन रिंग भी हम लोग बोलते हैं। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगे। सर्वाइकल डिस्टोसिया नहीं होगा, अगर सर्वाइकल एबनॉर्मलिटी वगैरह है तो नहीं। स्पास्टिक लोअर यूट्राइन सेगमेंट भी नहीं। इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्सेप अप्लाई करने के बाद भी अगर डिलीवरी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक रिंग बन चुकी है जो कि फॉल्स
यूट्राइन मसल्स से बनी हुई होती है, जो बच्चे को डिसेंट यानी कि आगे की तरफ नहीं आने देती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड सेफेस्ट इन पेशेंट विद कार्डियक डिजीज। अगर किसी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, कार्डियक रिलेटेड कोई इश्यू है, तो सबसे सेफ डिलीवरी कौन सी होती है? हृदय रोगियों में किस प्रकार की प्रसव पद्धति को सबसे सुरक्षित माना जाता है? आंसर करिएगा। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए वैसा क्वेश्चन है, तो आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए, कार्डियक पेशेंट है, हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है, मदर को जब लेबर का प्रोसेस होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, तब फोर्स लगता है, पुशिंग फोर्स लगता है, और उस टाइम पे क्या होता है, कार्डियक वर्कलोड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और वो कार्डियक वर्कलोड जो रहता है वो मदर के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज मदर ऑलरेडी हार्ट डिजीज से पीड़ित है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वेंटोज डिलीवरी का यूज करते हैं। ठीक है, वेंटोज डिलीवरी यानी कि वैक्यूम अप्लाई करते हैं। वेंटोज इसीलिए अप्लाई करते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं, क्योंकि तभी बच्चे का हेड जो रहता है वो वल्वल आउटलेट पर आ जाता है, और तभी बेबी की डिलीवरी हमें करवानी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि वेंटोज अप्लाई करते हैं। वेंटोज अप्लाई करने से क्या होगा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करेंगे तो सेकंड स्टेज का टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। दूसरी चीज, जो एक्सर्शन, जो वर्कलोड, कार्डियक वर्कलोड बढ़ता था सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, बढ़ने के चांसेस थे, जिससे कि कार्डियक पेशेंट को और ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, तो वो हम कम कर सकते हैं। इसीलिए कार्डियक पेशेंट या हार्ट डिजीज में अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो वेंटोज सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, क्योंकि फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं लेकिन उसमें इंजरी के चांसेस, हाई रिस्क रहती है थोड़ी सी, इसीलिए वेंटोज जो रहती है वो बेस्ट होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्लियर है? आप बोल सकते थे सिजेरियन सेक्शन, लेकिन कार्डियक पेशेंट है और सिजेरियन सेक्शन ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं उसमें सिजेरियन ही जाना पड़ेगा, नहीं, नॉर्मल भी करा सकते हैं, लेकिन हम वेंटोज का यूज करेंगे तो एक्सर्शन कम होगा, इसीलिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा यहाँ पे। सॉरी, सी करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, वैक्यूम सहायित वेंटोज प्रसव। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। बाह्य सिफेलिक वर्जन किन परिस्थितियों में वर्जित है? फ्लेक्स्ड ब्रिज, प्राइमिग्रेविडा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या एनीमिया। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा? एवरीवन क्लास को शेयर करना है, साथ में आंसर भी करना है। यहां पे चलिए आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। यहां पे सभी आंसर करिएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, इसका मतलब क्या होता है? कल भी मैंने बताया कि स्किल्ड स्टाफ के द्वारा लगभग 36 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है, अगर बच्चे का प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है या कोई भी प्रेजेंटेशन है जिसमें एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कर सकते हैं, यानी कि बच्चे को बाहर से रोटेट करते हैं उसके एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ईसीवी यानी कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन बोला जाता है। ये सेफ है लेकिन स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए, हर कोई इसको परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्लियर है? अब ये फ्लेक्स्ड ब्रिज है, अभी मैंने बताया ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो करना पड़ता है, करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन में, कल भी मैंने डिस्कस किया था आपसे। नेक्स्ट प्राइमिग्रेविडा है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, मैटरनल और फीटल के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा सा कंप्रेस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ऑलरेडी बीपी बढ़ी हुई है, तो ये फिर रिस्क हो जाता है थोड़ा सा। इसीलिए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ऑलरेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो इसमें इस चीज को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। और एनीमिया में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली जो चीज है ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके अलावा भी कौन कौन सी चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो आप देख सकते हैं, प्लासेंटा प्रीविया,
प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन में, उसके अलावा आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी में, मल्टीपल प्रेगनेंसी में। तीसरी चीज प्रीवियस LSCS है, प्रीवियस LSCS है तो भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, प्रीवियस अगर LSCS है, या फिर रप्चर्ड मेम्ब्रेन है, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन है तो नहीं करना है। उसके अलावा अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो भी ECV नहीं करते हैं, फीटल डिस्ट्रेस है तो भी हम ECV परफॉर्म यहां पर नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन को। बाकी फ्लैक्स्ड ब्रिज है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो हमें करना ही पड़ेगा, इसमें करते हैं। एनीमिया हो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी ग्रेविडा में भी कर सकते हैं। बाकी ये जो सिचुएशन मैंने बताई इसके अंदर आपको एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप अगर है तो यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है। बाकी प्राइमरी ग्रेविडा में फ्लैक्स्ड ब्रिज है, एनीमिया, रक्ताल्पता है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में नहीं करते, बाकी के भी याद रख लेना। विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स एंड vagina, usually a special magnifying instrument is called laparoscopy, salpingoscopy, colposcopy या hysteroscopy। विशेष आवर्धक उपकरण का उपयोग करके गर्भाशय, ग्रीवा और योनि की दृश्य जांच को क्या कहा जाता है? लेप्रोस्कोपी, सेल्फिंगोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी या हिस्टोस्कोपी? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे, साथ में आंसर भी करना है कि क्या यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना, यूजुअली स्पेशल मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सर्विक्स और वजाइना को एग्जामिन करना, विजुअलाइजेशन करना, ये इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है कॉल्पोस्कोपी। क्या बोलते हैं? कॉल्पोस्कोपी बोलते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। हिस्टेरोस्कोपी जो होता है ये भी इसके अंदर क्या करते हैं? सर्विक्स, वजाइना, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सारी चीजें देखी जाती है। साल्पिंगोस्कोपी जो रहती है उसमें फेलोपियन ट्यूब को देखा जाता है। लेप्रोस्कोपी में हम एब्डोमिनल, पेरिटोनियम कैविटी वगैरह को विजुअलाइज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कॉल्पोस्कोपी रहेगा। और ये कॉल्पोस्कोपी का प्रोसीजर जो होता है, स्पेशली पेप्समियर टेस्ट जिसके परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उनमें भी डल्फी स्किनर अभी नया आया है। जैसा कि हमने ऑलरेडी मैंने बताया था कि वीडियो अगर आपने किसने जाके देखा, कल मैंने बताया था आपको कि पेप्समियर या सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड न्यू गाइडलाइन आई है, उसका वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है और हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी है, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। किसने कल जाके देखा वो मुझे कमेंट करेंगे। आज की इस क्लास के नीचे मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी कि हाँ हमने देखा। ठीक है, तो डल्फी स्किनर नया आया है अभी जिसको यूज करते हैं, और पहले पेप्समियर में एआर स्पेचुला का यूज करते थे, आप सभी को पता है। लेकिन अभी वो एआर स्पेचुला जो होता था वो किसी जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट या प्रॉपर स्किल्ड स्टाफ के द्वारा इसको सैंपल कलेक्ट करते थे। लेकिन ये जो डल्फी स्क्रीनर है जो पेप्समियर का ही सैंपल लेता है, लेकिन ये सेल्फ है, यानी कि खुद कर सकता है पेशेंट। ठीक है, पेन भी कम होता है, उसमें पेन ज्यादा है, ये पेन लेस है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये न्यू गाइडलाइन आई है, याद रखिएगा। जिसने भी नहीं देखा और किसने देखा जाके कल मैंने बोला उसके बाद में वो मुझे कमेंट जरूर करे कि यस मैम आपने बोला था कल, तो मैंने जाके देखा था और मुझे पता है ये चीज। ठीक है ना, तो ये न्यू गाइडलाइन बहुत सारी आई हैं, सबके वीडियो इसमें अवेलेबल है, शॉर्ट कंटेंट है, तो आप जाके एक बार देख लेना, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रह सकता है। और उसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे हमें कनेक्ट हो जाए। प्लस हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहां पे भी लेटेस्ट अपडेट जो भी आता है वो वहां पे भी हम पहले शेयर करते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा, किरोशा नर्सिंग क्लासेस के नाम से, तो उसको फॉलो जरूर कर देना आप। ठीक है, यस। तो कॉल्पोस्कोपी याद रखिएगा, स्पेशली इसको पेप्समियर टेस्ट जब करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर सर्वाइकल कैंसर,
तो उसके जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं उसके बाद में अगर कोई सस्पेक्टेड है तो सेकंड स्टेज में अगर हम जो है वो कोल्पोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, कोई प्री कैंसरस कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, उसको प्रॉपरली विजुअलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन प्रिपरेशन। सिजेरियन सेक्शन की तैयारी के दौरान गर्भवती महिला के लिए अनुशंसित स्थिति क्या है? ए ऑप्शन है यहाँ पे सेमी फॉर्मुलर पोजीशन विद पिलो अंडर नी, सुपाइन पोजीशन विद वेज अंडर राइट हिप, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन विद लेग स्ट्रिप, प्रोन पोजीशन विद लेग एलिवेटेड। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा? सेमी फॉर्मुलर स्थिति घुटनों के नीचे तकिया, सुपाइन स्थिति दाहिने कूल्हे के नीचे वेज के साथ, ट्रेंडलनबर्ग स्थिति पैरों को स्टीरप्स में रखकर, डी प्रोन पोजीशन यानी कि उल्टा लेटना। चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा? यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप अब देख सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल हो उसमें आप आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए आप सभी को पता है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है ना, तो उसके अंदर हम लोग सिजेरियन सेक्शन जब होता है उस टाइम पे हम कौन सी पोजीशन देते हैं? सुपाइन पोजीशन, प्लस क्या करते हैं? वेज अंडर राइट हिप। ऐसा क्यों रखते हैं? यानी कि पैरों को जो आपके जैसे कि नीचे कुछ राइट जो हिप होता है उसके नीचे क्या करते हैं? एक कुछ भी अप्लाई करते हैं पैरों के नीचे। तो ऐसा क्यों किया जाए? थोड़ा सा अप रखते हैं उसको, ताकि इंफीरियर वेना केवा कंप्रेशन ना हो, किसी भी तरह का कोई वीनस रिटर्न अच्छे से हो जाए, प्रॉपर सर्कुलेशन रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, इसीलिए ये पोजीशन यहाँ पर दी जाती है। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सेमी फॉर्मुलर पोजीशन विद पिलो अंडर नी ये नहीं करते, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्रेंडलनबर्ग यानी कि हेड लो पोजीशन नहीं देंगे इसमें, प्रोन पोजीशन तो दे ही नहीं सकते मदर को, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे सुपाइन सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, हाइपोटेंशन को भी अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पढ़िए और आंसर दीजिए। द रिट्रैक्टर शोन इन द इमेज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग। जो इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे होंगे इसका यूज कहां पर करते हैं ये आपको आंसर करना है। तो सभी आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। क्लास को शेयर करना है, साथ में आपको आंसर भी करना है। द रिट्रैक्टर देख पा रहे होंगे, चित्र में दिखाया गया रिट्रैक्टर सामान्यतः किस दौरान उपयोग में लिया जाता है? थायरॉइडोक्टोमी, थोरैकोटोमी, सिजेरियन सेक्शन या मास्टेक्टोमी। आंसर करेंगे क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा? तो देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसका जो यूज होता है वो कब किया जाता है? तो ये टिश्यू को होल्ड करने में इस रिट्रैक्टर का यूज करते हैं, स्पेशली सिजेरियन सेक्शन में बैक टिश्यू को होल्ड करके उसको बैक करने में हेल्प करते हैं ताकि क्लियरली विजुअलाइजेशन हो सके, और इसका यूज सिजेरियन सेक्शन में करते हैं। और हाँ, इसका नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोयांस रिट्रैक्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोयांस रिट्रैक्टर। ठीक है, तो इसका यूज कहां करते हैं? सिजेरियन सेक्शन में करते हैं, टिश्यू को होल्ड करके बैक करने में ताकि प्रॉपरली विजुअलाइजेशन हो सके, इसीलिए इसका यूज जो होता है वो किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, डोयांस रिट्रैक्टर इसका नाम है। और थोरैकोटोमी में नहीं करते हैं, थायरॉइडोक्टोमी में भी नहीं करते हैं, मास्टेक्टोमी यानी कि ब्रेस्ट रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू में भी नहीं करते हैं, थायरॉइडेक्टोमी मतलब कि थायराइड को रिमूव करने में भी इसका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सिजेरियन सेक्शन में हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज जो होता है वो किया जाता है। ठीक है, तो एनसीएल स्टाफ नर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू क्रैश कोर्स अभी भी ऑफर में ही रखा है हम लोगों ने, तो आप जाइए, क्योंकि एनसीएल के एग्जाम के पैटर्न के बेस्ड पे ही ये कंप्लीट एमसीक्यू कोर्स आपको मिलेगा। जो आप पढ़ेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलने वाला है, प्लस इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो एनसीएल के फुल आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है इस टेस्ट को, और टोटल 20
फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे। 20 टेस्ट आप जब आप सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो कितने सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, आपको खुद कोई आइडिया नहीं लगेगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आपको उसको आंसर करना है। इसके लिए मोर एंड मोर एमसीक्यू पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को एनालिसिस करते रहिए और किरोशा एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा। रोज यहाँ पे क्लासेस होती है एनसीएल की, तो उससे जुड़ना आपको नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी एक बार देख लीजिएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।